हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा बीएड का एक मेजर सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और किस तरीके से हमें एमसीक्यू के दिए गए जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसमें से डायरेक्ट सही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यू अटेम्प्ट करते समय हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनके ऑप्शन के मीनिंग हमसे क्लियर हो और साथ ही साथ जो सही ऑप्शन है उसके प्रॉपर कंसेप्ट की नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, द जेनेसिस ऑफ वर्ड डिसिप्लिन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डैश फ्रॉम विच मीन्स मैनेजमेंट, रूल, एजुकेशन, प्रैक्टिस, टीचिंग एंड ट्रेंड कंडीशन। वैसे अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, लेकिन डिसिप्लिन जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसके अलग अलग मतलब निकलते हैं। तो उसी हिसाब से एक ऐसा लैटिन वर्ड जिससे हमें वर्ड डिसिप्लिन मिला क्या है, जिसका मतलब मैनेजमेंट भी है, रूल भी है, एजुकेशन भी है, प्रैक्टिस टीचिंग भी है और ट्रेंड कंडीशन भी है। तो इसका हमारे पास चार ऑप्शन है, डिसिप्लिना, डिसिपुलस, डिसाइपल एंड डिसेयर। तो ये चारों जो है लैटिन वर्ड है, लेकिन हमें इनमें से एक ऐसा शब्द ढूंढना है जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है और बहुत अच्छे से ये बताया गया है कि क्यों उस लैटिन वर्ड से ये सारे मीनिंग्स जो है जितने भी अभी हमने जाने, मैनेजमेंट, रूल, एजुकेशन, प्रैक्टिस टीचिंग एंड ट्रेंड कंडीशन, उसके जेनेसिस से उसके आधार पर हमने इंग्लिश में एक टर्म निकाला डिसिप्लिन। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन यानी कि डिसिप्लिना। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जो क्वेश्चंस है वो दोनों मीडियम में दिए गए हैं, यानी कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में भी दिए गए हैं, जिसके चलते जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं बीएड जो परस्यू कर रहे हैं उनको भी आगे तकलीफ ना हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है डिसिप्लिन इंक्लूड्स, यानी कि अनुशासन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। इसके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिसिप्लिन के अंदर जो उसका मेन डेफिनेशन दे रखा है, कंसेप्ट दे रखा है, वो कौन कौन से टर्म्स और कौन कौन से पर्सपेक्टिव को अपने अंदर इंक्लूड करके पूरा एक हमें ओवरऑल टर्म मिलता है डिसिप्लिन। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, दूसरा ऑप्शन है मैनर ऑफ वर्किंग यानी कि काम करने का ढंग, तीसरा ऑप्शन है लिविंग इन कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता में रहते हुए, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो डिसिप्लिन की अगर हम ध्यान से देखें डेफिनेशन तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यानी कि सोशलाइजेशन भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ डिसिप्लिन से हमें ये भी समझ आता है कि किस तरीके से हमें काम करना है और किस तरीके से दूसरों के साथ एकजुट होकर मिलकर रहना चाहिए। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सभी ऑप्शंस जो हैं हमारे सही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं, जो कि है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन आर सीन इन अ क्लासरूम। अब डिसिप्लिन जो टर्म है उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो एक अगर क्लासरूम में देखा जाए कितने अलग अलग तरीके के डिसिप्लिन हमें देखने को पाए जाते हैं। अब क्लासरूम में डिसिप्लिन का इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि तभी एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, A1, 2, 3 एंड 4। लेकिन अगर ध्यान से अगर हमने अपने सिलेबस, अपने बुक के कंटेंट को पढ़ा होगा तो एक क्लासरूम के अंदर हमें 3 अलग अलग तरीके के अनुशासन देखने को मिलते हैं, जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड्स में भी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन क्रिएट अ सेफ नॉन कन्फ्रंटेशनल क्लासरूम एटमॉस्फेयर, यानी कि किस प्रकार का अनुशासन जो है एक सुरक्षित और गैर टकराव कक्षा बनाता है, यानी कि कक्षा में किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं होता है। यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में जाना था कि कितने तरीके के क्लासरूम डिसिप्लिन्स होते हैं, वहीं पर यहाँ पर हम उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रिवेंटिव क्लासरूम, दूसरा ऑप्शन है सपोर्टिव, तीसरा ऑप्शन है करेक्टिव क्लासरूम एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो इसमें से ऐसा कौन सा डिसिप्लिन है, टाइप ऑफ डिसिप्लिन है जो क्लासरूम को सेफ बनाता है, नॉन कन्फ्रंटेशनल बनाता है, यानी कि किसी भी तरीके का मनमुटाव, गैर टकराव नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा प्रिवेंटिव, यानी कि निवारक अनुशासन जो है वो ये इंश्योर करता है कि क्लासरूम में एक सेफ एनवायरनमेंट, सुरक्षित पर्यावरण बना रहे।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन क्या है। इसके लिए डिसिप्लिन का जो कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके इस तरीके के क्वेश्चन हम पूरे कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है व्हाट इज डिसिप्लिन। इसमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है कि डिसिप्लिन हैज़ अ सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि अनुशासन जो है वो अपने आप में ही एक ज्ञान का पूरा पर्याप्त शरीर है। और साथ ही साथ जितने भी रिसर्चर्स या जो भी लोग होते हैं वो नए काम सीखते हैं, अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, जानते हैं कि कोई काम जो है नए ढंग से करने पे उनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं डिसिप्लिन के अंदर आती है। वहीं पर दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि बिहेवियर्स विच आर नीड टू बी मेंटेन इन स्कूल। डिसिप्लिन क्या है ना, बिहेवियर्स हैं जो हमें अपने स्कूल में मेंटेन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है कि बोथ 1 और 2 जो है वो सही है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि नन ऑफ दिस, यानी कि ऊपर के सभी दिए गए ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, डिसिप्लिन को एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें, तो डिसिप्लिन हमें ये ज्ञान देता है कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए। तो फाइनली डिसिप्लिन जो है वो अपने आप में ही एक पर्याप्त शरीर है, जो कि हमारा सही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेचर ऑफ डिसिप्लिन। यानी कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से नेचर ऑफ डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन की जो प्रकृति है वो कौन से रूल जो है फॉलो करता है, और साथ ही साथ कौन सा पॉइंट इनमें से सही है। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। इट इज़ रिलेटेड टू लर्निंग, यानी कि ये सिर्फ जो है लर्निंग से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है इट इम्प्लाइज ऑर्डर, यानी कि ये एक आदर्श देने का तात्पर्य है। तीसरा ऑप्शन ये कहता है इट हैज़ थ्योरी एंड कंसेप्ट, यानी कि इसकी अपनी थ्योरीज है, सिद्धांत है, अवधारणाएं हैं और कंसेप्ट्स भी समझाता है। और चौथा ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ देम, यानी कि ऊपर के सभी ऑप्शन जो है ये नेचर ऑफ डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन की प्रकृति में माने गए हैं। तो अगर हम डिसिप्लिन को ध्यान से जानें तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें जो है उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ देम, क्योंकि डिसिप्लिन जो है ये हमें सिखाता है कि हमारी जो लर्निंग है वो किस तरीके से अच्छी तरीके से पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ एक हमारे ऊपर आदेश देता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, और साथ ही साथ सही चीज़ों को अपनाते हुए किस तरीके से हम अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अपने थ्योरीज भी हैं, कंसेप्ट्स भी हैं, जिसको लेकर हम अपने एजुकेशनल फील्ड साथ ही साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट मिले हुए हैं, 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं, लेकिन इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है हमें उसको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन ये कहता है डिसिप्लिन हैव अ बॉडी ऑफ एक्यूमुलेटेड स्पेशलिस्ट नॉलेज रिफरिंग टू देयर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च विच इज स्पेसिफिक टू देम एंड नॉट जनरली शेयर्ड विद अनदर डिसिप्लिन। यानी कि अनुशासन के अंदर जो एक स्पेशल एजुकेशन है यानी कि विशेषज्ञ विज्ञान है उसको कलेक्टिवली लिया जाता है, और साथ ही साथ अगर ध्यान से देखा जाए कि उनका जो ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च क्या है उसके बारे में जब एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करा जाता है तो वो दूसरे डिसिप्लिन के साथ जनरली शेयर नहीं करा जाता है। ये स्टेटमेंट हमें ये समझाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च ऑफ अ डिसिप्लिन कैन नॉट बी शेयर्ड विथ अदर डिसिप्लिन, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट पे एक रिसर्च चल रहा है यानी कि जिस थ्योरी जिस कंसेप्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट पे रिसर्च चल रहा है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है दूसरे डिसिप्लिन या दूसरी थ्योरीज के साथ शेयर नहीं करा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन ये कहता है इट यूजेस स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज और स्पेसिफिक टेक्निकल लैंग्वेज एडजस्टेड टू देयर रिसर्च एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन के अंदर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होते हैं, यानी कि कुछ स्पेसिफिकली टर्म्स रखे जाते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। ये यूँ कहें तो टेक्निकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनको नेमिंग करी जाती है, उनका नामकरण करा जाता है।
चौथा ऑप्शन ये कहता है दे मस्ट हैव सम इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट टॉट एट यूनिवर्सिटीज रिस्पेक्टिव एकेडमिक डिपार्टमेंट एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन कनेक्टेड टू इट। यानी कि पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर रिसर्च चल रहा है, उसकी डिसिप्लिन को देखा जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो रिसर्चर्स हैं वो किसी इंस्टीट्यूट यानी कि किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हो, या किसी सब्जेक्ट की तरह, किसी विषय की तरह उसको पढ़ाया जा रहा हो यूनिवर्सिटीज़ में या एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में। तो अगर ध्यान से देखा जाए, हमने चारों स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझा, लेकिन इसमें जो एक ऑप्शन है वो है सेकेंड ऑप्शन, जो कि गलत है। सेकेंड ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि पर्टिकुलर अगर एक ऑब्जेक्ट है जिस पे रिसर्च चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट को दूसरे रिसर्च के लिए या दूसरे प्रयोगों के लिए बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करा जा सके। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो शेयर हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं शेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है स्कूल सब्जेक्ट्स यानी कि स्कूल के विषय जो हैं उनके बारे में ये कौन से कथन सही है। पहला पॉइंट ये कहता है एम्स एट सोशल रिफॉर्म एंड रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जो स्कूल के सब्जेक्ट है वो सामाजिक सुधार और पूर्ण निर्माण के उद्देश्य से रखे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये कहता है फॉर्म्ड बाय सिंपल आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड प्रैक्टिकल नॉलेज, लोकल नॉलेज एंड कम्युनिटी नॉलेज। यानी कि स्कूल के सब्जेक्ट जो हैं उनके विचारों को, उनके कंसेप्ट को इस तरीके से बिल्डअप करा जाता है ताकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी उनका कवरअप हो, लोकल नॉलेज भी कवरअप हो और साथ ही साथ कम्युनिटी नॉलेज भी उनकी बढ़े, यानी कि सामुदायिक ज्ञान भी शामिल हो। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि मोर कंसर्न अबाउट मीटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नीड्स विद टेकिंग केयर ऑफ डिमांड्स ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। यानी कि स्कूल सब्जेक्ट्स ये भी ध्यान रखते हैं कि सभी के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नीड्स जो हैं वो पूरे हों, एक सोसाइटी के एस्पेक्ट से भी और एक इंडिविजुअल के एस्पेक्ट से भी, क्योंकि इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना सोसाइटी का डेवलप होना है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शंस है ये तीनों ऑप्शन ही सही होते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सभी आंसर जो हैं, ऊपर के सभी ऑप्शन जो हैं वो सही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि अगर हमने अपना सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें एक टॉपिक है 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के 4 स्तंभ। शिक्षा के 4 पिलर्स जो हैं उनमें 4 ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन जो है वो कोई ना कोई गलत है, जो कि 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन नहीं माना जाता है, यानी कि चारों स्तंभों में से एक स्तंभ उसको नहीं माना गया। तो चारों ऑप्शन को ज़रा ध्यान से देखते हैं। पहला ऑप्शन है लर्निंग टू गेट गुड मार्क्स, यानी कि जो गुड मार्क्स हैं, अच्छे अंक लाने के लिए लर्निंग, अधिगम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन है लर्निंग टू नो, यानी कि जानने के लिए सीखना। तीसरा ऑप्शन है लर्निंग टू लिव टुगेदर, यानी कि साथ रहने के लिए सीखना। और चौथा ऑप्शन है लर्निंग टू डू, यानी कि कार्य करते हुए सीखना। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, लेकिन हमारा जो सही ऑप्शन है जो कि 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन के अंदर नहीं आता है वो है लर्निंग टू गेट गुड मार्क्स, यानी कि अच्छे अंक लाने के लिए सीखना ज़रूरी नहीं है। सीखते हम इसलिए हैं ताकि हमारे जो कंसेप्ट है, हमारा जो ज्ञान है वो अच्छे तरीके से पूरा हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं, जो कि है ये क्वेश्चन जो हम देख सकते हैं ये केस स्टडी के ऊपर दे रखा है। अ टीचर वाइल टीचिंग अ सब्जेक्ट इज ensuring दैट ही शुड प्रोवाइड हाई क्वालिटी टीचिंग विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंसिंग ऑफ कंसेप्ट एंड डेवलप फैक्चुअल नॉलेज एज वेल एज फॉर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। यानी कि एक जो अध्यापक है, एक जो शिक्षक है, वो एक सब्जेक्ट, एक विषय पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ाते हुए ये बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है कि वो हाई क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करे, यानी कि उसकी जो सब्जेक्ट है उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, उचित संरचना हो और साथ ही साथ जो उसके अंदर कंसेप्ट इंक्लूड करे जा रहे हैं वो सही क्रम में यानी कि सही सीक्वेंस में रखा जाए।
और साथ ही साथ बच्चों का जो फैक्चुअल नॉलेज है यानी कि तथ्यात्मक ज्ञान है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो, और साथ ही साथ फैक्चुअल नॉलेज जो है वो कंसेप्ट के साथ रिलेट कर कर अपने नॉलेज को आगे बढ़ा सके। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज द टीचर हैज़ एक्वायर्ड इन द अबव स्टेटमेंट, यानी कि कौन से तरह का जो ज्ञान है वो शिक्षक ने प्राप्त करा है ऊपर के सिनेरियो में, ऊपर के सिचुएशन में। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, थ्योरेटिकल नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, तीसरा ऑप्शन है कंसेप्चुअल नॉलेज या नन ऑफ द अबव। अगर हिंदी में देखे जाए तो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं सैद्धांतिक ज्ञान जो कि हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, विषय ज्ञान यानी कि सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, तीसरा ऑप्शन है वैचारिक ज्ञान यानी कि कंसेप्चुअल नॉलेज, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो एक रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी कि उस सब्जेक्ट के कंसेप्ट किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं कि जो टीचर है वो सब्जेक्ट को बच्चों के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेट कर कर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से बता सके। तो कहीं ना कहीं इसका जो सही ऑप्शन है वो है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, ऑप्शन 2 यानी कि विषय का ज्ञान। अगर एक टीचर के पास, एक शिक्षक के पास अपने विषय का सही ज्ञान होगा तभी जाके वो बता पाएगा, रिलेट कर पाएगा बच्चों के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज में सुधार लाने के लिए इनमें से कौन सा स्टेप या कौन सा कदम नहीं माना गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेसन स्टडी यानी कि पाठ अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है रोट लर्निंग यानी कि रटना सीखना, तीसरा ऑप्शन है वाइडर रीडिंग यानी कि पर्टिकुलर एक पठन को किस तरीके से हम पढ़ते हैं, किस तरीके से हम समझते हैं वो, और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन एंड सेमिनार यानी कि प्रस्तुतियां और सेमिनार अटेंड करना। तो अगर हम ध्यान से देखें एक सब्जेक्ट की नॉलेज को बढ़ाने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी है, बस किसी भी तरीके की रोट लर्निंग के मेथड को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है जो कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज का स्टेप या कदम नहीं माना गया है वो रोट लर्निंग है, यानी कि हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं चाहिए, हमें उसके कंसेप्ट को समझकर उसको अपने माइंड में अच्छे से इनकलकेट करना चाहिए, अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ स्कूलिंग, यानी कि स्कूली शिक्षा में इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो एक उद्देश्य या एक एम नहीं माना गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एकेडमिक रैशनलिज्म यानी कि तर्कवाद बहुत अच्छे से बढ़ना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद, तीसरा ऑप्शन है प्रोवाइड स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति प्रदान करना, और चौथा ऑप्शन है सोशल एफिशिएंसी यानी कि सामाजिक दक्षता। तो अगर हम ध्यान से देखें एकेडमिक रैशनलिज्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक बच्चों के अंदर तर्कवाद नहीं होगा तब तक बच्चों को सही और गलत की पहचान नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन ये कहता है ह्यूमनिज्म यानी कि बच्चों के अंदर मानवतावाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक प्रॉपर हेल्दी और केयरिंग एनवायरनमेंट बनता है स्कूल का, क्लासरूम का, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तक बच्चों के अंदर एक ह्यूमनिज्म बिलीफ जागेगा। तीसरा ऑप्शन है प्रोवाइड स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति प्रदान करना, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक दक्षता यानी कि सोशल एफिशिएंसी, एक सोसाइटी है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो इनमें से इन चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो एक एम ऑफ स्कूलिंग नहीं माना गया प्रोवाइड स्कॉलरशिप को, क्योंकि ये इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि स्कूलिंग के एम को फुलफिल कर ले। बाकी 3 ऑप्शन को देखा तो वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक अच्छे नॉलेज और अच्छे लर्निंग फ्लो के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोवाइड स्कॉलरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच अप्रोच फोकस प्राइमरली ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव टू ब्रिंग इलस्ट्रेट अ टॉपिक, यानी कि कौन सा जो अप्रोच है, डिफरेंट डिसिप्लिनरी अप्रोचेस हमने अपने कंसेप्ट में पढ़े, तो इनमें से कौन सा अप्रोच है जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स को एक साथ लाता है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव को एक साथ लाता है ताकि एक पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से समझा सके।
तो 3 तरीके के डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में हमने पढ़ा था, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर में से कोई भी नहीं। तो अगर हम ध्यान से देखें, जब बात आती है डिफरेंट डिसिप्लिन्स की, यानी कि विभिन्न विषयों की और साथ ही साथ विविध दृष्टिकोण की जब बात आती है, तो हमारा जो अप्रोच होता है वो होता है मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि बहु अनुशासन दृष्टिकोण। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर ही हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को मिलाकर एक कंसेप्ट या एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन के बाद आगे का क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जो कि है Which approach to curriculum dissolves the boundaries between conventional discipline and organizes teaching and learning around the construction of meaning of context in real world problems? यानी कि ऐसा कौन सा करिकुलम अप्रोच है जो अलग अलग कन्वेंशनल डिसिप्लिन, यानी कि जो निर्धारित हमारे अनुशासन के अप्रोचेस हैं, उनको डिसॉल्व कर देता है, यानी किसी भी तरीके की बाउंड्रीज नहीं होती, और टीचिंग और लर्निंग को इस तरीके से पूरा करता है ताकि जो एक कंटेक्स्ट का मीनिंग है, जो एक कंसेप्ट का मीनिंग है, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ सके। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि है ट्रांस डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा ट्रांस डिसिप्लिनरी होता है वो क्या करता है, अलग अलग डिसिप्लिन्स को मिलाकर उनकी बाउंड्रीज हटा देता है, ताकि जो जितने भी कंसेप्ट हैं वो रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएट होके बच्चा अच्छे से सीख सके, लर्निंग हो सके। तो हमारा जो सही आंसर है, हमें बिना किसी और ऑप्शन को देखते हुए सही आंसर पर हमें टिक लगाना होगा, जो कि है ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि ट्रांस अनुशासनात्मक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानते हैं, जो कि है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इज, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अंतर अनुशासनात्मक अधिगम किसको बोला गया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी कि एक समस्या के समाधान करने को इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग बोला गया है। दूसरा ऑप्शन है जनरेट न्यू नॉलेज, यानी कि अपने आप में ही एक नया ज्ञान उत्पन्न करना। तीसरा ऑप्शन है एनरिचिंग द करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समृद्ध करना। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग का कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर करें हम, तो कहीं ना कहीं ये तीनों ऑप्शन जो है हमें इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग के अंदर देखने को मिलता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंटेंट मैटर गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन में रिटेन देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज इन, यानी कि कौन से लर्निंग या कौन से अप्रोच टू करिकुलम में हमें ये देखने को मिलता है कि अलग अलग विषय, अलग अलग कंटेंट हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन उन सभी का जो आइडेंटिटी है, उन सभी की जो पहचान है वो अलग अलग रहती है, चाहे वो एक साथ रहें या अलग अलग रहें, उनकी जो पहचान है वो अपने आप में ही निर्धारित है। तो इनमें से कौन सा लर्निंग या कौन सा डिसिप्लिन जो है वो कंटेंट मैटर जो है उनकी अलग अलग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ रहती है। 4 ऑप्शन मिले हुए हैं हमारे पास, जो कि है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, एकेडमिक डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, नन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, तो इसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स की बात करी गई है। तो हमें बाकी सारे ऑप्शन पे ना ध्यान देते हुए हमने बस एक सिंपल सा कंसेप्ट ये डेवलप कर लिया है कि जहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन्स की बात हो रही हो, वो जो अप्रोच है, वो जो लर्निंग है, वो होती है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, यानी कि बहु अनुशासन दृष्टिकोण। तो अगर मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग के अंदर देखा जाए, अलग अलग जगह से हमारा जो कंटेंट होता है वो आया होता है, गैदर करा होता है हमने, लेकिन उन सभी कंटेंट की अपनी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग एनहेंसेस, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग और मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग क्या चीज़ एनहेंस करते हैं, किस क्षेत्र में किस चीज़ को ज़्यादा सुधार कार्य करते हैं। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ओरिजिनल थिंकिंग, यानी कि हमारा जो मूल सोच है।
दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारा अनुप्रयोग है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा ऑप्शन है इन्वॉल्विंग मोर देन वन डिसिप्लिन, यानी कि एक से ज़्यादा अनुशासन के विधियों को अपनाना। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो अगर हम ध्यान से देखें, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग जो है वो एक से ज़्यादा डिसिप्लिन इन्वॉल्व नहीं करता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा गलत। और इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे एप्लीकेशन को एक लिमिटेड रखता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सही आंसर है वो है ये दोनों के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग और मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हमारी जो ओरिजिनल थिंकिंग है वो बनी रहती है, यानी कि जो हमारा मूल सोच है वो बना रहता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है द एम ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम एट द हायर सेकेंडरी स्टेज इज टू प्रोवाइड वेराइटी ऑफ, यानी कि हमने अपने अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट में एनसीएफ के बारे में पढ़ा था, जिसमें करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स जो था वो काफ़ी डिटेल्ड और एक्सप्लेन्ड वे में आया था। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर मैथमेटिक्स करिकुलम को देखा जाए, गणित का पाठ्यक्रम को देखा जाए, तो सेकेंडरी स्टेज यानी कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम क्यों ज़रूरी है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन देखा जाए एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, दूसरा ऑप्शन देखा जाता है सॉल्यूटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, तीसरा ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, यानी कि गणित का अनुप्रयोग किस तरह करते हैं, गणित की शिक्षा क्या है, गणित का आंकलन क्या है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। अगर हम गणित की शिक्षा देखा जाए, ऑप्शन नंबर 2 पे ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं वो हमें प्राइमरी स्टेज पे मिल जाती है, जहाँ पर बच्चों के मैथमेटिक्स के जो बेस होते हैं वो क्लियर करा जाता है। असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जो है, यानी कि गणित का आकलन जो है, वो कहीं ना कहीं हमारा एक मूल्यांकन या आंकलन का हिस्सा है। तो अगर हमारा सही ऑप्शन है वो है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित का उपयोग किस तरीके से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं, अपनी डेली डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में क्या क्या मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड करता है मैथमेटिक्स करिकुलम एट हायर सेकेंडरी स्टेज। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है The approach that makes changes in the existing knowledge to accommodate the new experience is, यानी कि कौन सा ऐसा अप्रोच है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज, हमारे पास ऑलरेडी जो ज्ञान है उसको थोड़े से बदलाव लाते हैं उसके अंदर, ताकि हमारा जो न्यू एक्सपीरियंस है, यानी कि जो हमारा मौजूदा ज्ञान है उसको किस तरीके से परिवर्तन करा जा सकता है, ताकि जो हमारा न्यू एक्सपीरियंस है, नई चीज़ जो हमने सीखी है उसको हम अपने अंदर अडेप्ट कर सकें। तो इसके 4 ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, तीसरा ऑप्शन है बिहेवियरिस्ट अप्रोच, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो कहीं ना कहीं अगर हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को ध्यान से पढ़ा होगा तो वो हमें ये बताता है कि हम अपने नॉलेज को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस तरीके से उनमें बदलाव लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, ताकि जो नए एक्सपीरियंसेस हैं, नए लर्निंग मेथड्स हैं, उनमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से बच्चा जो है एकोमोडेट कर पाए। तो सीधा सीधे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 20, इलिटरेसी, डाउरी, चाइल्ड लेबर कैन बी कैटेगराइज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, यानी कि अशिक्षा, दहेज या बाल श्रम जो है वो किस विषय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, किस सब्जेक्ट के अंदर कैटेगराइज करा जा सकता है। अब जैसे एनसीएफ के अंदर हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जाना, अलग अलग सब्जेक्ट्स के करिकुलम को जाना कि क्यों ज़रूरी है अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना और उनके क्या क्या पर्सपेक्टिव थे। तो इसी तरीके से अगर चारों सब्जेक्ट को ध्यान से देखा जाए, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान और ज्योग्राफी, भूगोल, अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में ध्यान दिया जाए तो ये जो प्रॉब्लम्स है, इलिटरेसी, डाउरी, चाइल्ड लेबर, ये बेसिकली हमें अपने सोसाइटी में, अपने समाज में देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हमें इस तरीके से अपना नॉलेज डेवलप करना चाहिए कि ये जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको किस तरीके से दूर करा जा सकता है, किस तरीके से रोका जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम सोशल साइंस के अंदर यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं।
तो आज के सेशन में हमने कुछ MCQs डिस्कस करे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। साथ ही साथ ये सारे MCQs के जितने भी सही आंसर थे, आई होप उनके कंसेप्ट्स आपको क्लियर करे होंगे।